दस्तक। नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में बात आज क्या की जाए, इन तस्वीरों को देखकर सत्ता की त्रासदी देखी जाए या सत्ता की हुकूमत की धमक देखी जाए, कुछ भी देखिए। शुरुआत करते हैं दरअसल ऐसे चेहरों के जरिए जिसमें कौन सबसे चमकदार चेहरा होता है, उसमें ये समझने की कोशिश कीजिए। रामलाल जी, ये बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट है। वो 7 पे, मुरली मनोहर जोशी 8 पे। कुछ सोचिए, उससे पहले आगे बढ़िए। 32 नंबर पर राजू श्रीवास्तव जी और 39 नंबर पर माननीय वरुण गांधी जी। दरअसल स्टार प्रचारकों की सूची बतलाती है कि पार्टी में आपकी कितनी धमक है और क्या रोल है आपका। बहरहाल मसला यह नहीं है कि दस्तक इस पे होगी, मसला यह है कि इन सब के बीच सत्ता क्या वाकई मौजूदा वक्त का सबसे बड़ा सत्य हो चला है। इस बात का जिक्र इसलिए क्योंकि जो स्थिति दस्तक में आज आपको नजर आएगी उसका मतलब सत्ता भी है, सच भी है। और इन सब के बीच कौन घोटाला करता है, कौन घोटाले की जांच करता है, जांच करने वाला कभी कभी सत्ता से भी ताकतवर नजर आता है और उसकी अपनी मौज होती है। शुरुआत आज इसी से। सीसीटीवी की यह तस्वीर एक ऐसी कहानी कहती है जिसमें घोटाला करने वालों का खेल, घोटाले की जांच करने वाले अधिकारियों की मौज और घोटाले के नाम पर देश की सियासत का उबाल कैसे कैसे हालात पैदा कर दे, सब कुछ इन तस्वीरों में ही कैद है। जी, दिल्ली के एक होटल के सीसीटीवी फुटेज ने पश्चिम बंगाल के चिटफंड घोटाले में एक नया सनसनीखेज मोड़ ला दिया है। दरअसल सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे शख्स की शक्ल चिटफंड मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के नोडल अधिकारी मनोज कुमार से मिलती है और इस महिला की शक्ल घोटाले के आरोपी गौतम कुंडू की पत्नी शुभ्रा कुंडू से, यानी जो जांच कर रहा है और जो इसमें फंसा हुआ है, दोनों की तस्वीर एक साथ। सत्ता के गलियारों में रहने वालों के लिए सियासत सबसे बड़ी बात होती है और घोटालों में शामिल होना कोई नई बात नहीं। फिलहाल ये पहला मौका होगा जब सांसद या फिर बड़े आला नेताओं के साथ साथ खुद जांच अधिकारी भी सवालों के घेरे में आ गए हैं, या यूं कहें जांच के घेरे में। तो सीसीटीवी फुटेज सामने आया तो मनोज कुमार को ईडी ने जांच से ही हटा दिया और कोलकाता पुलिस ने आज शुभ्रा कुंडू से पूछताछ भी शुरू कर दी। जिसमें आप दिख रहे हैं, शुभ्रा कुंडू दिख रही है। मैं एक जवाब दे रहा हूँ, इससे ज्यादा नहीं। इधर देखिए। इट इज ए लार्जर कॉन्स्पिरेसी टू इजेक्ट मी आउट ऑफ द केस। लेकिन सवाल सिर्फ इस सीसीटीवी फुटेज का नहीं, सवाल तो घोटाले से जुड़े सत्ता के चेहरों का है, या फिर उन चेहरों का जो सत्ता के दरबार में सबसे ताकतवर लोग हैं। कभी ताकतवर होते थे, कभी ताकतवर हैं। चेहरे दर चेहरे देखिए, ये वो चेहरे हैं जो पश्चिम बंगाल के चिटफंड घोटाले में जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। सांसद भी हैं, विधायक भी हैं और अपने तरीके के ताकतवर लोग भी हैं। और इन सब के बीच आज लुटियंस की दिल्ली में ही ईडी ने पूर्व सांसद मातंग सिंह की पूर्व पत्नी मनोरंजना सिंह के यहाँ छापा मारकर 63 करोड़ रुपए जब्त किए। यानी शारदा चिटफंड फंड में अभी तक 700 करोड़ रुपए जब्त किए जा चुके हैं। और ईडी के जांच अधिकारी के साथ जिस शुभ्रा कुंडू के होने का जिक्र किया जा रहा है, समझना यह भी होगा कि शुभ्रा कुंडू फिलहाल सिर्फ गौतम कुंडू की पत्नी नहीं जो कि मुख्य आरोपी है, बल्कि संपत्ति की फहरिस्त देखिए। और संपत्ति उस दौर में बनाई गई जब ये शारदा चिटफंड चल रहा था। और अंदाजा लगाइए कि स्थिति है क्या। 12 राज्यों में 700 एकड़ से ज्यादा की जमीन, 23 से ज्यादा होटलों के मालिक, 150 से ज्यादा कार, बैंक के 900 शाखाओं में 3078 से ज्यादा बैंक खाते। यानी गौतम कुंडू पश्चिम बंगाल के चिटफंड घोटाले का एक बड़ा नाम, और इसे सजा दिलाने की जिम्मेदारी प्रवर्तन निदेशालय की है। लेकिन इसी प्रवर्तन निदेशालय का अधिकारी अगर आरोपी की पत्नी के साथ दिल्ली के एक होटल के एक कमरे में चेक इन करे तो मामला न सिर्फ उलझता है बल्कि घपले घोटाले की नायाब दुनिया के सच की परतें भी उघाड़ता है और बतलाता है सिस्टम चलता कैसे।
सत्ता की धमक यहीं रुक जाए तो भी ठीक। सत्ता की धमक का मतलब क्या हुआ यूपी में, हम आपको दिखलाते हैं सीएम के पावर का खेल। यह पावर का ऐसा खेल जिसमें जो दागदार है उसके दाग मिटा दिए गए। गैंगस्टर एक्ट वापस ले लिया गया राजा भैया के ऊपर से, जो नागरिक सुरक्षा मंत्री थे, स्टैंप एंड कोर्ट फीस के भी मंत्री थे। बहरहाल एक नहीं 7 मंत्रियों से कैलाश चौरसिया, बाल विकास, प्राथमिक शिक्षा मंत्री, दंगे कराने, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने डालने का आरोप, यह भी वापस ले लिया गया। रविदास मल्होत्रा, ये परिवार कल्याण मंत्री, इन पर भी आरोपों की फहरिस्त ऐसी है जिसमें बाधा डालने, दंगा कराने, खतरनाक हथियार रखने वापस ले लिया गया। विनोद कुमार उर्फ पंडित सिंह, कृषि मंत्री, रैश ड्राइविंग, गैर यातन हत्या का आरोप, इसे भी हटा दिया गया। इतना ही नहीं, मंत्रियों की फहरिस्त में राममूर्ति वर्मा भी, पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री, मारपीट का केस था, वापस ले लिया गया। और इतना ही नहीं, सुरेंद्र सिंह पटेल, सिंचाई और पीडब्ल्यूडी मंत्री, व्यापारी को पीटा था, आरोप था, डीएम के आदेश पर केस वापस ले लिया गया। किसने कहा? ब्रह्मशंकर त्रिपाठी, खादी ग्रामीण उद्योग मंत्री, सड़क पर ट्रैफिक रोकने और प्रदर्शन का आरोप था, वापस ले लिया गया, हटा दिया गया। लेकिन फहरिस्त इतनी नहीं है, यह है विधायकों की फहरिस्त। इन विधायकों पर भी जो भी दाग थे सबको मिटा दिया गया। इसका मतलब यह है कि सीएम के पावर का मतलब क्या होता है। इसके अलावे दर्जनों ऐसे कार्यकर्ता और नेता भी हैं जिन पर से आरोप हटा दिए गए। तो क्या माना जाए इस दौर में जब चुनाव हो रहे हैं और अब 2 राज्यों में तो प्रचार भी रुक गए, और खास तौर से पंजाब एक ऐसे तिराहे पर खड़ा है जो शायद आने वाले वक्त में किसी नई राजनीति की दस्तक देगा या फिर पारंपरिक राजनीति को ढोएगा। जरा इस रिपोर्ट को देखिए। कांग्रेस पार्टी प्रधान कैप्टन साहब और बड़े मुख्यमंत्री ये रंग राजनीति के उफान का है, ये रंग बदलाव का है, ये रंग बदलती हवा के रुख का है, ये रंग चुनाव का है, ये रंग पंजाब का है, और ये रंग वोटरों के अपने हक मांगने का है। तो क्या पंजाब देश की सियासत को राजनीति का ककहरा पढ़ाने के लिए तैयार हो रहा है? तो क्या पंजाब कोई वैकल्पिक लकीर खींचने की तैयारी कर रहा है? क्या पंजाब का चुनावी रंग सिर्फ जीत हार तय करने नहीं उतर रहा, बल्कि उसके जनादेश से ही तय होगा कि वोटर अकाली बीजेपी गठबंधन के आसरे अपनी धुरी को पंजाब से बाहर देख नहीं पा रहा है, या फिर कांग्रेस के आसरे पारंपरिक पंजाब को फिर से जीने की ख्वाहिश पाल चुका है, या फिर आम आदमी पार्टी के जरिए विकल्प की लकीर खींचकर पारंपरिक राजनीति का चोगा उतारने को तैयार है। जी, ये पंजाब को ही तय करना है और जनादेश यही तय करेगा, क्योंकि ये ऐसे सवाल है जिनका सामना 4 फरवरी को वोट देते वक्त वोटरों के जहन में होगा। इससे इनकार इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि पंजाब बनने से लेकर 2012 तक अकाली के साथ खड़ी बीजेपी के सामने कांग्रेस ही रही, यानी मुकाबला आमने सामने का। मैं कैप्टन नु कहना चाहूंगा, कैप्टन तेरा प्यो दा पंजाब है। लेकिन 2017 में आम आदमी पार्टी की एंट्री ने 2 संकेत दे दिए। पहला, पंजाब तिराहे पर खड़ा है, और दूसरा, कांग्रेस बीजेपी का सामना पंजाब के क्षेत्रीय दल से नहीं बल्कि दिल्ली से निकली आम आदमी पार्टी से है। और अगर आम आदमी पार्टी जीतती है तो कांग्रेस बीजेपी की पारंपरिक राजनीति पंजाब से बदलती दिखाई देने लगेगी, जो 2019 के लोकसभा चुनाव तक देश की राजनीति को ही कैसे बदल देगी ये अभी कोई नहीं जानता, लेकिन इसकी आहट सुनाई दे सकती है। और कांग्रेस की जीत हार उसके अस्तित्व से जुड़ी है, क्योंकि 10 बरस के अकाली राज के बाद भी अगर कांग्रेस सत्ता में नहीं आती है तो यह सिर्फ कैप्टन ही नहीं, कांग्रेस के लिए भी आखिरी चुनाव साबित हो सकता है। और अकाली बीजेपी गठबंधन की हार बीजेपी को झटका देगी, लेकिन जीत बादल परिवार की जीत होगी। तो तिराहे पर खड़ा पंजाब पहली बार एक ऐसी राजनीतिक प्रयोगशाला में बदल चुका है जहां का जनादेश राष्ट्रीय पार्टियों की परंपराओं को या तो तोड़ेगा या फिर क्षेत्रीय दलों की परिभाषा को ही बदल देगा आपके जरिए। तो सवाल जहन में उठ सकता है, जो जांच कर रहा है और जो कटघरे में है, क्या हर कोई इस देश में कटघरे में है? लेकिन एक कदम आगे बढ़ाइए। हम आपको दिखलाते हैं कि दरअसल विकास का मतलब क्या होता है, और पोल पट्टी ना खुले तो वही विकास के तौर पर उभर कर आता है जो त्रासदी है लोगों के लिए। और इसके लिए आपको लिए चलते हैं कानपुर, और उसके जरिए समझिए
अखिलेश के दौर की सत्ता का मिजाज। तो क्या कानपुर के गज्जूपुरवा में खड़ी अवैध इमारत ढहने का सिरा अखिलेश यादव की नाकाबिलियत से जोड़ा जा सकता है, या कहें कि सत्ता की उस बेफिक्री से जोड़ा जा सकता है जिसमें नियम कायदे ताक पर रख सत्ता से जुड़ा शख्स मदहोश हो जाता है? क्योंकि सत्ता के दामन पर दाग की फहरिस्त खासी लंबी है। एक तरफ अखिलेश यादव की सत्ता के दौर को समझिए और दूसरी तरफ इस तरीके से 6 मंजिली इमारत का गिरना महज दाग नहीं बल्कि ये सत्ता की हनक है। जी, सत्ता की हनक कहिए या धमक, जीता जागता नमूना गज्जूपुरवा में समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष मेहताब आलम की ये इमारत ही है। अखिलेश मुलायम की तस्वीरों के साथ पोस्टरों में दिख रहा यही शख्स मेहताब आलम है। नेताजी बिल्डर भी है और बिल्डर के साथ सत्ता की ठसक हो तो इमारत की ऊंचाई मनमाफिक होगी। हम आज बताना चाहते हैं हम क्यों बर्खास्त हुए। मैं केवल गलत काम रोक रहे, हमने कोई कब्जा न करे, कोई दलाली न करे। तो माफियागिरी का जिक्र तो अपनों ने किया, आवाज अपनों ने उठाई, लेकिन ये आवाज एक तरफ मुजफ्फरनगर दंगे और दूसरी तरफ सैफई में नाचगान, उस वक्त ये आवाज नहीं उठी। तो अपने भीतर से विरोध की आवाज क्यों नहीं उठी, इसे हर कोई जानता है लेकिन कहता कोई नहीं। और इस नहीं कहने का ही असर कि सत्ता बेफिक्र हो चली। मेहताब आलम ने 3 महीने में 6 मंजिला ऊंची इमारत खड़ी कर दी। न कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का ध्यान रखा, न नियमों का। हद तो यह कि कानपुर डेवलपमेंट विभाग ने इमारत को अवैध कहा, नोटिस दिया, नोटिस की तारीख बढ़ाकर फिर नोटिस दिया, लेकिन सत्ता के मद में चूर मेहताब ने न जवाब दिया न जवाब देने पहुंचे, बस 6 मंजिली इमारत खड़ी कर दी। लेकिन बात यही नहीं रुकती। मुश्किल तो यह है, नवंबर में नोटिस दिया गया तब इमारत 2 मंजिला थी और इमारत नोटिस दिए जाने के 2 महीने बाद गिरी तो इमारत 6 मंजिला थी। जी, और हद यही भी नहीं रुकती। अधिकारी कह रहे हैं इमारत सील थी, लेकिन फिर भी इमारत की मंजिलें बढ़ती चली गई। केडीए के द्वारा इसमें जांच टीम गठित की गई है। केडीए के इंजीनियर्स ने सैंपल्स भी इनके लिए हैं और वो इस बात की जांच कर रहे हैं कि पूरा स्ट्रक्चर क्यों कोलैप्स हुआ। तो मेहताब आलम फरार है। जी, सरकार कह रही है फरार है। जाहिर है सत्ता तो जानती होगी मेहताब आलम कहाँ है। लेकिन कानपुर हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, जिसे कोई हत्या भी कह सकता है, तो फिर जिम्मेदारी किसकी बनेगी? इसीलिए शायद फरार है। तो सवाल सीधा है, जब राजनीति का हर दांव अनिश्चित है और राजनीतिक सत्ता ही सब कुछ है, तब मेहताब आलम ने नियम तोड़े, इसमें चौंकाने वाली बात क्या है? क्योंकि मेहताब को भी मालूम था जिस अवैध बिल्डिंग को वो समाजवादी पार्टी के यानी अपनी ही सत्ता के रहते पूरा कर सकता है, अगर सत्ता बदल गई तो फिर ये पूरी होगी नहीं। पूरी होगी तो फिर घूस में करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो 2-2.5 महीने में ही पूरी की पूरी इमारत ही खड़ी कर दी। और ये इमारत ना गिरती तो अखिलेश यादव का विकास कहलाती। गिर गई तो 9 मौतों का जिम्मेदार कोई नहीं। रंजय सिंह, कानपुर, आज तक। सत्ता वाकई सत्य है, इस देश का सच तो यही है। और इस बात का जिक्र कैसे किया जाए? सत्ता चाहती है सबको सब चीज फ्री में बांट दिया जाए, लेकिन क्या वाकई कुछ फ्री होता है या मैनिफेस्टो तक इस देश में फ्रॉड है? जरा रिपोर्ट देखिए। तो जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है जरा ध्यान से देखिए और पढ़ लीजिए, क्योंकि इन 5 बरस में कुछ बदला नहीं है। पंजाब में 2012 के चुनाव और 2017 के चुनाव के घोषणा पत्र का जिक्र है ये, जो वादे तब किए गए, जो वादे अब किए जा रहे हैं। और मैनिफेस्टो के जरिए जो लुभावने वादे कहकर लुभाया जाता है उसे कोई पूरा नहीं करता। यानी मैनिफेस्टो सिवाय फ्रॉड के कुछ भी नहीं। और यही बात आज दिल्ली हाईकोर्ट ने भी कह दी। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने राजनीतिक दलों के चुनावी घोषणा पत्र में फ्री योजनाओं के ऐलान पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दिया है। हालांकि इस बात को देख लेना चाहिए था खुद चुनाव आयोग को, लेकिन हाईकोर्ट में लगाई एक जनहित याचिका पर हाईकोर्ट को कहना पड़ा 5 राज्यों में चुनाव है और पार्टियां वोटरों को लुभाने के लिए फ्री में कई चीजें बांटने का ऐलान कर रही है, जो वोटरों को भ्रष्ट करने की कोशिश है। और गौरतलब है हमने दस्तक में कुछ दिन पहले आपको ये फहरिस्त दिखाई थी, कैसे 5 राज्यों के चुनावी घोषणा पत्र में वोटरों को लुभाने के लिए सुनहरे वादों की झड़ी लगी हुई है। कहीं फ्री गैस, कहीं फ्री स्टोव, कहीं फ्री लैपटॉप, कहीं फ्री स्मार्टफोन, कहीं 2 जून की रोटी, कहीं घर, यानी सब कुछ फ्री। और हर पार्टी को लगता है कि मुफ्तखोरी की पट्टी पढ़ाकर वोटरों को अपने हक में किया जा सकता है।
तो बड़ा सवाल यही, क्या दिल्ली हाईकोर्ट के जरिए ही सही फ्री वादों के अंबार पर रोक लग सकती है? कहना मुश्किल है। कहना मुश्किल इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले पर चिंता जताते हुए 2013 में गेंद चुनाव आयोग के पाले में डाल दी थी। और चुनाव आयोग की बनाई गाइडलाइंस कौन मानता है कौन नहीं, ये कौन कहेगा? शायद कोई नहीं मानता। लेकिन अगर एक बार फिर हाईकोर्ट में ये मुद्दा पहुंचा है तो उम्मीद कीजिए बिना जिम्मेदारी के फ्री घोषणाओं का ऐलान, चुनावी घोषणा पत्र का सच कम से कम लोग तो समझने लगेंगे जिन्हें इस बार वोट देना है। तो ये स्थिति है। देखें हाईकोर्ट के नोटिस के बाद क्या जवाब आता है। लेकिन जवाब की छोड़ दीजिए, हम जब जिक्र कर रहे हैं कि सत्ता ही सत्य है तो इसका मतलब यह भी है जो कह दिया सो कह दिया, पूरा करे या ना करे या किसी रूप में पूरा करे और दिखता हुआ दिखाई दे कि पूरा नहीं हो रहा है। देश में कुल 6,40,000 गांव हैं और बीते बरस मनरेगा के तहत 5 लाख तालाब खोदे जा चुके हैं। और अब जब मनरेगा के लिए सरकार 48,000 करोड़ रुपए दे रही है तो फिर 5 लाख तालाब खोजने का लक्ष्य भी रख दिया गया है। तो माना क्या जाए, देश के हर गांव में 2 तालाब और पानी का संकट खत्म, या फिर तालाब खोदने के नाम पर गड्ढे खोदने का नया खेल? मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। क्योंकि पीएम बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जो गड्ढा दिखाया वो मनमोहन सरकार के दौर में मनरेगा के जरिए खोदा गया। लेकिन सरकार तो बदल गई, तो गड्ढों वाला मनरेगा ही सोशल इकोनॉमी का नया अर्थशास्त्र हो चला है और नया नाम तालाब या कहें पोखर को दे दिया गया। और अब याद कर लीजिए इन तस्वीरों से निर्भया कांड। तब सड़क पर आंदोलन था, लोगों में गुस्सा था। तो जिस निर्भया फंड के खर्च न होने पर नरेंद्र मोदी चुनावी रैली में कांग्रेस को शर्म करने की हिदायत देते थे, उसी निर्भया फंड से बीते 3 बरस में 1 पाई खर्च ही नहीं हो पाया। ऐसे में बजट का भी मतलब क्या है? क्योंकि आज का सच तो यही है, यात्री किराया और माल भाड़ा रेल मंत्रालय साल में कभी भी बढ़ा देता है। पेट्रोल डीजल की कीमतें तो अब 15 दिन में ही ऊपर नीचे होती दिखाई देती है। बड़े आर्थिक फैसले भी बिना बजट के ले लिए जाते हैं, मसलन नोटबंदी। जो भी एक आशा दिखाई गई थी, सपने दिखाए गए थे, कहाँ गए वो सपने? बीच में ये नोटबंदी का सब कुछ आ गया। क्या लोग खुश हैं? जिनको तकलीफ देना चाहते थे क्या वो लोग दुखी हैं? और जिनको आप सुख देना चाहते थे क्या वो सुखी है? तो जब सरकार में साथ खड़ा शख्स पूछता है कि क्या मतलब है, तो ऐसे में कोई आम आदमी सवाल पूछ सकता है, आखिर नोटबंदी लाया क्यों गया?